Assalamu alaikum students. Welcome to third session of Python Essential 1. आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ओवरव्यू दे दूं कि हमने सेशन नंबर 1 और 2 में मॉड्यूल नंबर 1 जो है उसको कवर किया था, जिसमें हमने एक तो जनरली प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू, उसके बाद पाइथन का ओवरव्यू जिसमें पाइथन के कुछ कह लें कि प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, थोड़ा सा पाइथन की हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने कवर किया था, प्लस फाइनली कि किस तरह हम एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है वो सेट कर सकते हैं ताकि हम कोई भी जो कोड लिखें पाइथन का वो हम लोकली जो है वो इसको रन कर सकें। तो ये अबाउट था एक कह लें कि जनरल ओवरव्यू। अब मॉड्यूल नंबर 2 में हम एक्चुअल कोडिंग के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि जो पाइथन के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अब हम कवर करेंगे। जनरली किसी भी लैंग्वेज के इसी तरह सिमिलर कॉन्सेप्ट होते हैं, जस्ट ये है कि कुछ पर्टिकुलर चीजें होती है जो लैंग्वेज स्पेसिफिक होती है, वो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होता है। अदरवाइज यही सिनेरियोस हर लैंग्वेज के अंदर कवर अप हो रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिंटेक्स का, थोड़ा सा कह लें कि वे आउट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दूसरी चीज ये है कि मैंने, जैसा कि आपको पता है कि कल का सेशन नहीं हुआ था, उसके अगेंस्ट आज जो है वो पोस्टपोन हुआ था, तो आज सेशन हो रहा है। इसी तरह आज के सेशन की रिकॉर्डिंग जो है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा और नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह ताला हमारा थर्सडे को होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अबाउट हमारा जो सेक्शन है वो है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, यानी कि योर वेरी फर्स्ट प्रोग्राम। मॉड्यूल नंबर 2 जो है उसमें हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो पाइथन डाटा टाइप्स हैं, वेरिएबल ऑपरेटर और बेसिक आईओ ऑपरेटर्स। और जो सेक्शन 1 है जिसमें 2.1.1 है, ये अबाउट जस्ट एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है जो कि हमने लास्ट टाइम किया था। अब हम उसके जो कोड है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो जो कोड है वो हम उसी तरह पीएस कोड ओपन कर लेते हैं, इसमें ट्राई करेंगे, या अगर हमने टाइम बचाना है तो हम जो है वो सिंपली जो है वो इधर भी ट्राई कर सकते हैं, जो हमारा इन बिल्ट कह लें नेट अकेडमी के ऊपर अवेलेबल है ऑनलाइन आईडी। तो इसमें भी हम कोई स्मॉल पीस ऑफ कोड है जो हमने ट्राई आउट करना हो, जिसका आउटपुट वेरीफाई करनी हो, तो वो हम इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहला कोड प्रिंट, उसके बाद आप अगर देखें राउंड ब्रैकेट है, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर आपका एक मैसेज है हेलो वर्ल्ड, फिर आपके बाद इन्वर्टेड कोमा क्लोज है, और फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट क्लोज है। तो ये एक कोड है। इसको अगर मैं रन करूंगा, ठीक है, यहाँ पे, तो सिंपली मेरे पास जो आउटपुट आ गई, जो मैंने टेक्स्ट मैसेज दिया था इन्वर्टेड कोट्स में, वो मेरे पास आउटपुट आ गई। टेक्स्ट मैसेज मीन्स क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज में नॉर्मली जनरली यही प्रोसेस को फॉलो किया जाता है कि जो इन्वर्टेड कोट्स में आपका डाटा होता है वो कंसीडर किया जाता है, ये क्या है, स्ट्रिंग डाटा है। स्ट्रिंग मीन कि ये सीरीज ऑफ कैरेक्टर है, यानी ये आपका टेक्स्ट डाटा है, इसको एज इट इज कंसीडर किया जाएगा और जस्ट प्रिंट हो जाएगा। ये आपका अल्फा न्यूमेरिक कोई भी डाटा हो सकता है। तो इन्वर्टेड कॉमास में जो भी डाटा आप लिखेंगे और प्रिंट फंक्शन को आप ये पास करेंगे, तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, आपको आउटपुट जो है वो दे देगा कंसोल या टर्मिनल में। अब इसकी थोड़ी मजीद डिटेल में जो वर्किंग है उसको थोड़ा सा समझ लें। एक तो ये है कि हर पाइथन में हर लाइन में आप एक कोड लिख रहे होंगे, यानी एक स्टेटमेंट लिख रहे होंगे लाइन बाय लाइन। दूसरी चीज ये है कि पाइथन के अंदर जो है वो कोई सेमीकोलन का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिस तरह सी सी प्लस प्लस में या जावा में होता है। यहाँ पे आपके पास कोई सेमीकोलन नहीं है। नई लाइन किस तरह शुरू होगी, फॉर एग्जांपल आपका ये कोड है, आप इसके आगे इस तरह कोड नहीं लिख सकते, ठीक है ना, क्योंकि सेमीकोलन है ही नहीं, तो और ना ही हम इस तरह लिख सकते, तो ये एरर आ जाएगा। तो आपका एक एक स्टेटमेंट जो है वो एक एक लाइन में आएगी, ठीक है। अगर मैंने दो लेट से दो लाइन लिखनी है, जैसे लाइन नंबर 1, फिर एंटर, आपकी लाइन नंबर 2, देन एंटर, इस तरह आपका कोड चलेगा। और ये जो ऑनलाइन आपके पास जो आईडी अवेलेबल है, इसमें अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगी। अगर आप इसको दोबारा रन करेंगे तो ये प्रीवियस आउटपुट भी शो करेगा और आपकी नई आउटपुट भी शो करेगा, तो यहाँ से आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं।
कोड को अगर आपने स्टेप बैक करना हो तो वो ये है आपके पास, ठीक है, यानी रीसेट करना हो जो ओरिजिनल फॉर्म में, तो ये आपका रीसेट हो जाएगा। और ये आपका प्ले का बटन है आउटपुट फाइंड करने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, यानी ये फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी अगर आपको ये कोड सेव करना हो। तो ये ऑनलाइन आईडी का भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू था। कोड के ऊपर हम आते हैं अब। मैंने जैसा कि आपको एक्सप्लेन कर दिया, प्रिंट एक कीवर्ड लिखा हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कीवर्ड क्या चीज़ है। देन उसके बाद आपके ओपनिंग पैरेंथेसिस है यानी राउंड ब्रैकेट है, देन इन्वर्टेड इन्वर्टेड कोमा है, ठीक है आपका, अ, जिसे, और उसके बाद आपकी अ, जो टेक्स्ट आ रहा है वो है, फिर आपका गेन इन्वर्टेड कोमा क्लोज हो रहे हैं जिसको कोटेशन मार्क भी बोलते हैं, और देन आपकी क्लोज इन पैरेंथेसिस है, यानी ये पूरा का पूरा कोड जो है वो लिखा हुआ है। अब इसकी वर्किंग देख लें। प्रिंट बेसिकली क्या है, आपका एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्या चीज होता है? फंक्शन ये होता है कि पीस ऑफ, कह ले के एक किस्म का प्री डिफाइन, हमने एक कोड जो है वो डिफाइन किया हुआ है जो कि हमारे किसी लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, जिसको हम रीयूज कर रहे हैं यानी रिकॉल कर रहे हैं। यानी कि ये जो प्रिंट है इसको हम क्या कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं। टेक्निकल टर्म में इसको बोला जाता है इन्वोक करना, ठीक है। इसका जो एक्चुअल प्रिंट कैसे कंसोल के ऊपर प्रिंट कर देता है, हम इसे रिकॉल करके यानी इन्वोक करके सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी फंक्शन की क्या होगी, एक तो उसका नेम होगा जो कि कीवर्ड कहलाएगा, या उसका सिंपली नाम। अगर वो कोई पहले से बिल्ट इन फंक्शन है, यानी कि बिल्ट इन फंक्शन कौन सा होता है, जो लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, अभी आगे चल के इसकी मजीद डिटेल बताऊंगा। तो अगर वो बिल्ट इन फंक्शन है तो वो लैंग्वेज ने प्रोवाइड किया, वो कीवर्ड हो जाएगा। तो हम जस्ट क्या करेंगे, जो हमारे राउंड ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर इनपुट पास करेंगे, और वो इनपुट क्या होगी, हमारी टर्मिनल में डिस्प्ले हो जाएगी। तो फंक्शन बेसिकली क्या है, एक पीस ऑफ, कह ले के जिस तरह हम टूल्स को यूज करते हैं ना जिनका कोई फंक्शन होता है, जस्ट लाइक एक स्क्रू ड्राइवर का फंक्शन है कि वो कोई पेज जो है उसको आप टाइट करें या लूज करें, तो वो एक टूल है, उसका एक फंक्शन है। या एक किस्म का अगर आपका कोई जूसर मशीन है, तो उसमें अगर आप लेट से एप्पल डालेंगे तो एप्पल का जूस आपको आउटपुट में मिलेगा। तो इनपुट क्या हो गई आपकी एप्पल, वो मशीन आपका जूस मेकिंग मशीन आपका लेट से समझ एक फंक्शन है, और आउटपुट आपकी वो जूस होगी। तो सेम इसी तरह एक कह लें कि एक, और वो हमें हमने सिर्फ एप्पल डाले हमें जूस मिलेगा, वो किस तरह जूस में कन्वर्ट करता है, वो हमारा मतलब कह लें कि हमारी डोमेन से बाहर है उसका नॉलेज। सेम इसी तरह प्रिंट किस तरह प्रिंट करता है टर्मिनल के ऊपर, ये अभी के लिए हमारा फोकस इस पे नहीं है, बल्कि हमारा फोकस किस पे है कि हम किस तरह प्रिंट फंक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो प्रिंट फंक्शन को हम, या कोई भी फंक्शन हो उसका नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद उसकी ब्रैकेट आएंगी, और दरम्यान में उसकी इनपुट आएगी। तो इस इनपुट को बोलते हैं आर्गुमेंट, ठीक है, और ये उस फंक्शन का नाम है। तो फंक्शन जो है वो दो काम कर सकता है पाइथन के अंदर, कोई भी फंक्शन, वो ये दो काम है। या तो वो करेगा कॉज सम इफेक्ट, या इवेलुएट अ वैल्यू। कॉज सम इफेक्ट का मतलब ये है कि वो कोई, लेट से जब हम प्रिंट फंक्शन का को कॉल करते हैं यानी इन्वोक करते हैं, इसको बोलते हैं, कोई हमने अगर पहले से फंक्शन डिफाइन किया हुआ है यानी मौजूद है, बिल्ट इन फंक्शन है जैसा कि ये, इसको जब हम यूटिलाइज करेंगे तो इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं इन्वोक करना या कॉल करना। तो जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे तो दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो वो कोई इफेक्ट कॉज करेगा या वो वैल्यू को इवेलुएट करेगा। तो प्रिंट फंक्शन जो है इफेक्ट कॉज करता है। कैसे? जब हम इसको कॉल करते हैं तो ये टर्मिनल यानी कि कंसोल में हमें एक मैसेज डिस्प्ले करेगा जो हम यहाँ पे पास करेंगे। तो ये एक इफेक्ट कॉज कर रहा है। इस तरह मुख्तलिफ इफेक्ट हो सकते हैं। कोई फंक्शन हो सकता है जिसको कॉल करें, वो कोई साउंड प्ले कर दे, कोई इमेज ड्रॉ कर दे, कोई ग्राफ ओपन कर दे, कोई फाइल क्रिएट कर दे,
ठीक है, और इवन कोई सेंड टेक्स्ट टू दी टर्मिनल करते हैं। तो ये सारे फंक्शन हमारे पास आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, जो ये डिफरेंट काम करेंगे। इसी तरह सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, सेकंड क्या बिहेवियर हो सकता है फंक्शन का, इवेलुएट अ वैल्यू, यानी कि कुछ इनपुट ले और उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल या किसी भी किस्म का कोई आप एल्गोरिथम जो आपने डिजाइन किया हुआ है, बनाया हुआ है, वो उस पर प्रोसेस करे और हमें कोई वैल्यू रिटर्न कर दे। तो वो भी हो सकता है, जैसे कि एडिशन का फंक्शन या सिंपली साइन का फंक्शन, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ठीक है, ये सारे जो हमारे पास है मैथमेटिकल फंक्शन, वो आप बना सकते हैं। इस तरह के बेशुमार, यानी जो आपके माइंड में किसी भी तरह का मैथ्स का या कोई भी स्पेसिफिक डाटा के ऊपर आप कोई भी चीज इंप्लीमेंट करके उसकी आउटपुट वो दे, तो वो आपकी एवेल्युएट वैल्यू करेगा। अब हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले कि ये फंक्शन आते कहाँ से हैं। तो सबसे पहले तो पाइथन के अंदर, जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि पाइथन की लाइब्रेरी बहुत इनरिच है, इस वजह से पॉपुलर है। यानी पाइथन की पॉपुलैरिटी की दो बेसिक वजह, एक कोड बहुत सिंपल और शॉर्ट होता है, टू द पॉइंट, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। दूसरी वजह यह है कि इसकी लाइब्रेरी बड़ी रिच है, जो हमें बिल्ट इन लाइब्रेरी मिलती है। तो सबसे पहले पाइथन में फंक्शन कहाँ से आ सकते हैं? तो पहला सोर्स ऑफ फंक्शन क्या है कि बिल्ट इन लाइब्रेरी। यानी पाइथन में ना तीन ऑप्शन है आपके जो फंक्शन कहाँ से आ सकते हैं। पहली ऑप्शन क्या है, बिल्ट इन लाइब्रेरी। अब बिल्ट इन लाइब्रेरी के अंदर लिमिटेड सेट ऑफ फंक्शन मौजूद है, जिनको हम अपने कोड में कहीं भी यूज कर सकते हैं, मीन कहीं पे भी इन्वोक कर सकते हैं। अगर आप सिंपली सर्च करें बिल्ट इन पाइथन फंक्शंस, तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी पाइथन की, python.org से, docs.python.org। तो ये आगे चल के भी आएंगे, लेकिन मैं आपको जस्ट आइडिया एक देना चाहता हूँ कि ये देखें, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है बेसिकली, ये भी बता देता हूँ। किसी भी लैंग्वेज की एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, जिसमें डॉक्यूमेंट किया गया था, किया गया होता है कि इसमें ये फंक्शन या ये वेरिएबल्स मौजूद हैं, इस लैंग्वेज का पार्ट है, जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और ये क्या काम करते हैं, इनकी इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ये आगे चल के मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको। तो ये बेसिकली जो आपके पास मौजूद है बिल्ट इन फंक्शन, उसमें हमारे पास टोटल ये फंक्शन अवेलेबल है पाइथन के अंदर। ठीक है, ये वो फंक्शन है जो कि पाइथन के साथ बिल्ट इन हमें प्रोवाइड है। हमें कुछ भी इंपोर्ट करने की, किसी भी तरह की कुछ भी लाइब्रेरी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली इन फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी इन्वोक करेंगे, और उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप इसमें से देखें तो पी के अंदर जाए तो हमारे पास ये देखें, ये प्रिंट का फंक्शन मौजूद है। इस पे क्लिक करेंगे तो फर्दर ये आपको फिर उसकी इनपुट आउटपुट में बताएगा। अभी खैर वो आपके स्कोप से बाहर है, वो बाद में हम उस पे आते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये टोटल हमारे पास फंक्शन है। अगर आप इनको काउंट करें रफली, तो 20 ही है। तो रफली 20 और 20 आपके चाहे 80, यानी 80 से भी कम, अंडर 80 रफली लगा लें, यानी 70 टू 80 के दरमियान में कोई नंबर होगा। तो ये आपके टोटल बिल्ट इन फंक्शन है। मैं रफ काउंट में भी आपको बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप आगे कोर्स को पढ़ते जाएंगे तो ये फंक्शंस को कवर करते जाएंगे हम, और मतलब ये फंक्शन क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत लिमिटेड से 80 फंक्शन है, और पाइथन का तो मैंने अभी आपको बताया कि लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, तो ये तो सिर्फ 80 फंक्शन है, तो ये इतनी बड़ी तो नहीं है। तो उसमें फिर आ जाता है सेकंड ऑप्शन, फ्रॉम मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या चीज है? मॉड्यूल प्री डिफाइन प्री डिफाइन आपके कह लें कि कोड है, पीस ऑफ कोड, जिनसे हम जिनको हम अगेन यूटिलाइज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, जिनके अंदर फंक्शन डिफाइंड होते हैं। नॉर्मली मॉड्यूल के अंदर बेसिकली क्या होता है, फंक्शन वेरिएबल इससे डिफाइन होते हैं, जिनको हम रीयूज कर सकते हैं। तो इन इसमें और मॉड्यूल्स में फिर क्या फर्क हुआ? जो आपकी बिल्ट इन
लाइब्रेरी है उसके लिए कुछ भी हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल हमारे अगेन दो वे से आ सकते हैं। जो पाइथन के अंदर मॉड्यूल है वो दो सोर्स से आते हैं। एक आते हैं हमारी स्टैंडर्ड पाइथन की लाइब्रेरी, पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, वहां से मॉड्यूल आ सकता है, या फिर आपका कोई थर्ड पार्टी मॉड्यूल, यानी आपने खुद से कोई मॉड्यूल डाउनलोड करके फिर उसको इंपोर्ट किया, फिर आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जो पाइथन का आपके पास जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मॉड्यूल है, उसको फिर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले मॉड्यूल को, यानी कि सिंपली इंपोर्ट का कीवर्ड लिखेंगे, आगे चल के आएगा, और मॉड्यूल का नेम लिखेंगे, और हम उसको उसके अंदर जितने भी फंक्शन डिफाइन होंगे उनको यूज कर लेंगे। इस तरह पाइथन में मैथ का मॉड्यूल भी है, और भी बेशुमार मॉड्यूल आपके पास अवेलेबल है। तो ये मॉड्यूल कहाँ से आते हैं? पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से, या अगर कोई थर्ड पार्टी मीन एक्सटर्नल कोई आप मॉड्यूल डाउनलोड करते हैं, उसको फिर इंपोर्ट करके यूटिलाइज करते हैं। तो दो जगह से आ सकते हैं। लाइव सेशन अटेंड करना ऑप्शनल है, मैंने ऑलरेडी ओरिएंटेशन सेशन में बताया हुआ है। अच्छा जी, तो मॉड्यूल अगर आप सर्च करें, देखें पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लिखें, तो आपके पास जो है वो वही अगेन गूगल डॉक्स खुल जाएगा, और ये बेसिकली वो सारे आपके पास जो है ना मॉड्यूल की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे, ये सारे। ठीक है, ये कैटेगराइज हुए हुए हैं बेसिकली टाइप वाइज। अब जैसा मैथ का मॉड्यूल है, ये सारे मॉड्यूल है, इन एक मॉड्यूल के अंदर नंबर ऑफ फंक्शन जो है वो मौजूद है। बेसिकली मैथ का मॉड्यूल लेट से मैं ओपन करता हूँ, तो मैथ के मॉड्यूल के अंदर आप देखें कितने फंक्शन मौजूद है। अब अगर मैंने लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फंक्शन है, इजी फंक्शन पकड़ लेते हैं, बिल्कुल बेसिक सा जो सबको समझ आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेट से, ये एक्सपी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अगर हमने ये यूज करना है, ये फंक्शन ई एक्स पी, तो इसको हम जो है वो एज इट इज यूज नहीं कर सकते। इसके लिए पहले हमें मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका वे मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखिए एक मॉड्यूल के अंदर ही आपके पास मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 50 के राउंड अबाउट तो ये होंगे फंक्शन। तो देख लें इस तरह ये आपके कितने मॉड्यूल हैं। तो ये थाउजेंड्स ऑफ कह लें कि आपके पास फंक्शन जो है वो पाइथन की लाइब्रेरी में मौजूद है, जो कि पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जस्ट इंपोर्ट का कीवर्ड एक लिख के मॉड्यूल का नेम लिखना होगा। तो ये पूरी लाइब्रेरी आप यूज कर सकते हैं। अगेन इसके ऊपर हम बाद में डिटेल से आएंगे। और लास्ट है फ्रॉम योर ओन कोड, यानी कि हम खुद से भी फंक्शन जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो हम अपनी मर्जी का कोई भी फंक्शन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, जो मैंने बताया कि एक प्रिंट फंक्शन, उसकी वर्किंग, और हमारे पास ये जो जनरल फंक्शन क्या होता है, उसका बिहेवियर क्या होता है, दो तरह का, यानी कह लें कि वो बिहेव कर सकता है, और प्लस फंक्शन हमारे पास कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, तीन सोर्सेस से आ सकते हैं। या तो पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन हो सकते हैं, या वो मॉड्यूल से आ सकते हैं। मॉड्यूल में भी फिर दो क्लासिफिकेशन है, बिल्ट इन यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, या फिर थर्ड पार्टी, और लास्ट में हमारा अपना कोड। तो ये जब हम आगे चलेंगे एंड ऑफ द कोर्स, तो वहाँ पे हम मॉड्यूल भी इंपोर्ट करेंगे, और हम जो है वो अपना कोड से भी फंक्शन जो है वो डिफाइन करेंगे खुद भी। अच्छा जी, अब हम वापस आ जाते हैं। अब आपको ये पता लग गया कि फंक्शन आता कहाँ से है, और हमारे पास जो प्रिंट फंक्शन है ये कहाँ से मौजूद है, यानी ये कहाँ से आया हुआ है। तो ये प्रिंट फंक्शन बेसिकली कहाँ से आया हुआ है? पाइथन की बिल्ट इन लाइब्रेरी से, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। और इसका मतलब यह है कि इस ये जो मॉड्यूल किस तरह प्रिंट करता है, इसका कोड बेसिकली, इसका जो सारा वर्किंग है वो कहाँ पे हुई हुई है? वो बिल्ट इन उस लाइब्रेरी में हुई हुई है। हम एज अ प्रोग्रामर जस्ट इसको क्या करें, यूटिलाइज करें, यानी इन्वोक करें, या फंक्शन को कॉल करें, उसको जिस रेलिवेंट वे में वो डाटा वो फंक्शन लेता है वो पास करेंगे, और हमें या तो वो आउटपुट दे देगा, या वो कोई रिजल्ट कैलकुलेट करके देगा। तो ये दो काम फंक्शन करते हैं।
कोई ऐसा फंक्शन भी हो सकता है वो दोनों ये काम कर दे, लेकिन नॉर्मली ये होगा कि कोई एक काम तो लाजमी वो कोई ना कोई फंक्शन करेगा। तो फंक्शन में हम इनपुट पास करते हैं, हमें वो आउटपुट मिल जाती है। तो हम फॉर एग्जांपल ये कोड है, इसको इधर भी लिख के रन करके देख सकते हैं। फाइल, न्यू फाइल करते हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट फाइल भी कर सकते हैं, पाइथन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक्सटेंशन सेट कर देगा। यहाँ पे हम कोड लिखते हैं, लेट्स से प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से सिंपली हेलो वर्ड, और दैट्स इट, और इसको मैं सेव कर देता हूँ वर्क स्पेस में जो हमने क्रिएट किया था फोल्डर, और फाइल का नाम रख लेता हूँ प्रोग्राम, और सिंपली मैं इसको अगर रन करता हूँ, रन पाइथन फाइल, तो मेरे पास ये देखें आउटपुट आ गई हेलो वर्ल्ड। अब मैंने आपको बताया कि फंक्शन की एक से ज्यादा इनपुट हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए, आप माउस को होवर करेंगे प्रिंट के ऊपर तो आपको ये देखे उसकी वो कुछ डिटेल बताएगा, अभी आपको ये समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन ये बेसिकली बता रहा है कि ये फंक्शन इनपुट क्या लेता है, आउटपुट क्या लेता है। ठीक है, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस फंक्शन में हम एक से ज्यादा इनपुट भी कर सकते हैं स्ट्रिंग, जिस तरह अभी ये देखें हेलो वर्ड इनपुट हुआ हुआ है, मैं चाहूँ तो कोमा लगाऊं और यहाँ पे अगेन लिख दूं कोई टेक्स्ट मैसेज, आई एम फाइन, और इसको सेव करूं और रन कर दो। तो अब देखें हेलो वर्ड आपका मैसेज आया, उसके बाद फिर एक ऑटोमेटिकली स्पेस लगी और फिर लिखा हुआ आ रहा है आई एम फाइन। अब आप ये देख रहे होंगे कि दो आर्गुमेंट दिए थे, दोनों उसी तरह उसी सीक्वेंस में, जो पहले हमने आर्गुमेंट दिया वो पहले प्रिंट हुआ है, जो बाद में दिया है वो बाद में, लेकिन सेम लाइन सेम के अंदर प्रिंट हुआ है, स्पेस ऑटोमेटिकली आ गई। अब अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये मैंने कोमा के दरमियान में स्पेस दिया है, तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ, और फिर भी आप देखेंगे कि वो स्पेस आ रही है। इसका मतलब यह है कि कोई भी दो आर्गुमेंट होंगे फंक्शन के दरमियान, प्रिंट फंक्शन के दरमियान, उनमें स्पेस वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर देगा। ये इस प्रिंट फंक्शन का डिफॉल्ट बिहेवियर है, यानी कि दो आर्गुमेंट के दरमियान ऑटोमेटिकली स्पेस वो डाल देता है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे हम जो है वो अगर आप चाहें तो इस तरह से एक स्पेस दे सकते हैं ताकि आपको रीडेबिलिटी आपकी इंप्रूव हो जाए। ठीक है, इस स्पेस का इंटरप्रेटर के लिए कोई यूटिलाइजेशन नहीं, कहीं पे यूज नहीं हो रही, जस्ट हमारी आसानी के लिए कोड को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए स्पेस दिया। आप चाहे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरह मैं अगर तीसरा आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर देता हूँ, आई एम फाइन के बाद लेट्स से हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, तो अब ये देखिएगा हेलो वर्ल्ड आई एम फाइन हाउ आर यू। ठीक है, अगेन उस पे एक स्पेस आ गई। तो इस तरह आप मल्टीपल आर्गुमेंट इस प्रिंट फंक्शन को पास कर सकते हैं। और आपका देखें यहाँ पे वो क्लियर नहीं हो रहा, तो आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं। इसको अगर क्लोज करें तो रन करेंगे, एंड ये कमांड से भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका टर्मिनल ही ओपन हुआ हुआ है जो हमने CMD से ओपन किया था। अच्छा जी, तो यहाँ से आप अगर पावर शेल ये क्लोज कर देंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली भी क्लियर हो जाता है वैसे। तो ये हमारा है इनपुट का, हमें मल्टीपल जो हमने आर्गुमेंट थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। देखते हैं एक और चीज कि जो हम डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं फंक्शन उसको प्रिंट का फंक्शन प्रिंट करता है। तो जेनेरिक एक फंक्शन का बिहेवियर वर्किंग का क्या होता है वो देख लें। मैं वैसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा कि कोई भी फंक्शन का नाम यहाँ पे आएगा, अगर वो कोई बिल्ट इन फंक्शन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कीवर्ड। ठीक है ना, क्योंकि वो बिल्ट इन फंक्शन है तो वो कीवर्ड में शामिल हो जाएगा। वैसे आपका वो कोई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का फंक्शन भी हो सकता है, वो आपका कोई
सेल्फ डिफाइन फंक्शन भी हो सकता है, वो आपका कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन इसी तरह यहाँ पे उसका फंक्शन का नेम होगा, फिर आपके राउंड ब्रैकेट निशानी है फंक्शन की, और उसके बाद उसकी दरमियान में इनपुट आएगी। और बिल्ट इन फंक्शन के केस में वो कीवर्ड कहलाएंगे। तो पाइथन किस केस में आपका जो है वो फंक्शन कॉल करेगा, इन्वोक करेगा? सबसे पहले तो वो नेम को चेक करेगा, क्या वो लीगल है। लीगल मीन कि क्या वो फंक्शन किसी स्पेसिफाई फंक्शन को मैच कर रहा है जिसको आप इन्वोक करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो वो एरर दे देगा। ठीक है, दूसरी चीज वो ये चेक करेगा, सेकंड चीज के फंक्शन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, मींस उसके जो इनपुट आर्गुमेंट है जो वो फंक्शन मांग रहा था, क्या उसी तरह तरीके से प्रोवाइड किए हुए हैं? ये दो चीजें वेरीफाई होंगी। अब देखें इस केस में, देखें हमने फंक्शन का नाम ठीक लिखा हुआ था, मैच हो रहा है, बिल्ट इन फंक्शन है, और इनपुट आर्गुमेंट भी हमने ठीक दिए हुए हैं, 3 स्ट्रिंग पास किए हुए हैं। इसमें हम इनपुट आर्गुमेंट मल्टीपल एन नंबर ऑफ टाइम बढ़ा सकते हैं, यानी कि हम इसमें एक स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, 2 3 और भी टाइप ऑफ इनपुट्स है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इनपुट भी ठीक है हमारी, और नाम भी ठीक है। तो फिर ये आगे हमारा ये 3 स्टेप हो जाएंगे। वो क्या होंगे कि हमारा कोड जो है वो पाइथन जो है वो हमारे कोड से लीव हो जाएगा, और किधर चला जाएगा? उस कोड पे चला जाएगा जहाँ पे इस फंक्शन की डेफिनेशन है, जिसमें पूरा डिफाइन हुआ हुआ है कि किस तरह इस फंक्शन एग्जीक्यूट होना है, उसका कोड एग्जीक्यूट होगा एक्चुअल फंक्शन का। और वो सारा प्रोसेस करेगा, जिसके अंदर फिर हमारा ये जो मैसेज है कंसोल पे डिस्प्ले होगा, और फिर फाइनली हमारा वापस वो कोड पे आ जाएगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो फंक्शन सेम इसी तरह है कि जैसे हमने किसी चीज को, पहले से मौजूद चीज को कोट कर दिया, यानी आप जिस तरह किसी लेट से कोई ऐसे लिखते हैं या कोई चीज लिखते हैं जिसमें हम किसी हिस्ट्री के कोई वाकयात को मेंशन करते हैं, तो सेम इसी तरह हमने एक चीज मेंशन की जो पहले से एग्जिस्ट करती है, जस्ट उसमें इनपुट्स अपनी देनी है, वो उसके अगेंस्ट वो सारा प्रोसेस करके वापस आपको आउटपुट दे देगा। तो ये बेसिकली बिहेवियर है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ, प्रिंट की जगह मैं फॉर एग्जांपल इस तरह आर 3 दफा, अब ये नेम का फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो बिल्ड अभी तक। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये कोड लिखा है, तो साथ ही वो देखें मेरा जो एडिटर है वही उसको हाईलाइट कर रहा है कि प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्यों नहीं डिफाइन? क्योंकि ना तो ये आपकी बिल्ट इन जो आपकी लाइब्रेरी है उसमें मौजूद है इस नाम का कोई फंक्शन, और दूसरा वो कहाँ पे चेक कर रहा होगा? अगर आपने कोई अपना फंक्शन उस कोड के अंदर डिफाइन किया हुआ है। फिलहाल ये दो जगहों पे चेक कर, तो हमारे कोड में भी कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे फिर हमारे पास जो है वो एरर आएगा। इसको अगर मैं रन करूँ तो देखें साथ ही एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है, इंटरप्रेटर के पास कोड गया है, और साथ ही एरर आ गया, और फाइल का पाथ आया, लाइन नंबर 1 में ही एरर आ गया, और वो पूरा कोड आया, और जिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे एरर आया उस लाइन पे उसको उसने हाईलाइट किया हुआ है। फिर उसके बाद नेम एरर, एरर की टाइप है, एरर को आगे हम डिटेल में देखेंगे जब एरर का टॉपिक आएगा। अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सारे एरर मैसेजेस होते हैं, उसमें से एक एरर नेम एरर है। ये तब आता है जब एग्जैक्ट नेम की कोई चीज मैच ना करे, मतलब आप किसी चीज को रेफर कर रहे हो और वो एग्जिस्ट ना करती हो। प्रिंट इज नॉट डिफाइन, और आगे वो देखे हिंट भी दे रहा है, ये हिंट जरूरी नहीं है। ठीक है, डिड यू मीन प्रिंट? अभी क्योंकि वो इस वजह से दे पा रहा है कि ये प्रिंट से मिलता जुलता नाम है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेम चेंज, जैसे कि PTOTO, ठीक है, ऐसे मैंने एक नाम रख दिया। तो अब मैं कर रहा हूँ, देखें नॉट डिफाइन, वो हेल्प नहीं दे रहा। ठीक है, तो आप कुछ भी अगर यहाँ पे रखे ABC लेट से, तो वो कहेगा ABC इज नॉट डिफाइंड। अब ABC से वो ABS के करीब चला गया, जो कि आपका बिल्ड अगेन एब्सोल्यूट का बिल्ट इन फंक्शन है, इसको आगे देखेंगे हम। तो पहली चीज ये है कि आपका नाम जो है वो मैच होना चाहिए। नाम मैच हो गया, आर्गुमेंट
प्रॉपर आपने दे दिए, ठीक है, तो आपके एग्जीक्यूट हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल आर्गुमेंट में आपको सिंटेक्स एरर कर देता है, जैसे कि एक सेमी कॉलन नहीं लगाया, ठीक है, अगेन वो गया, अब यहाँ पे वो देखें एरर चेंज हो गया, सिंटेक्स एरर, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग, और वो यहाँ पे बता रहा है कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो अनटर्मिनेटेड है। तो एरर्स को हम डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए आपका मेन चीज ये समझना है कि एरर नहीं होंगे जब कोड में, तो आपका इनपुट ठीक हो जाएगी और फिर वो आगे एग्जीक्यूशन हो। तो ये जो 5 स्टेप थे ये परफॉर्म होते हैं जब भी कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। यानी कि पहले तो उसका नाम वेरीफाई होता है, कीवर्ड, फिर उसके इनपुट आर्गुमेंट्स वेरीफाई होते हैं, देन फिर उसकी एग्जीक्यूशन होती है, और उसमें वो कोड आपका लीव करके एक्चुअल वो फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट करता है, और फिर वो वापस आपके कोड में आ जाता है। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि अटेंडेंस जो है वो कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, और इसमें कोई अटेंडेंस नहीं लगती, और रिकॉर्डिंग जो है वो सेशन साथ साथ हो रहे होते हैं, और आफ्टर दिस सेशन सेम डे के अंदर मैं जो ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल है उसमें शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। प्रिंट फंक्शन और उसके इफेक्ट आर्गुमेंट और वैल्यू के हवाले से। प्रिंट फंक्शन जो है वो बेसिकली आर्गुमेंट मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट टाइप के आर्गुमेंट लेता है, आगे चल के उनकी टाइप आपको क्लियर हो जाएगी। और पहले तो करता क्या है, इफेक्ट कॉज करता है, और वो इफेक्ट क्या करता है कि जो हमारी स्टैंडर्ड आउटपुट कह लें कि डिवाइस है, या आउटपुट टर्मिनल है या कंसोल है, उसके ऊपर मैसेज प्रिंट करता है, ये इफेक्ट करता है। आर्गुमेंट बिल्कुल वो लेता है जो हम उसे वैल्यू देते हैं, स्ट्रिंग्स में यानी टेक्स्ट में, नंबर में, करैक्टर में, और आगे डिफरेंट डाटा टाइप्स आएंगी, फिर मैं जब वो कवर करूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। वो सारी हम इसमें, यानी इसमें हम कंप्लीट डाटा टाइप पास कर सकते हैं, और ये कुछ हमें रिटर्न करता है, ये नहीं करता, ठीक है, रिटर्न नहीं करता। अच्छा जी, अब एग्जीक्यूशन के वाले से देख ले कि कोड कैसे एग्जीक्यूशन होती है। कि आपका फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन में हमने एक कोड लिखा है, ये जो कि एक प्रिंट का फंक्शन है, और वो कोई मैसेज प्रिंट कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक पोएम लिखी हुई है। अब मैंने आपको बताया था कि सेम लाइन में हम दोबारा से जिस तरह यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा तो ये एरर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये नहीं लेगा, आउटपुट नहीं आएगी, ठीक है। तो एक तो ये कि हमारा नेक्स्ट लाइन में, हर एक लाइन में एक एक स्टेटमेंट आएगी। दूसरी चीज ये है कि जब आपकी एक स्टेटमेंट इन्वोक होगी और एक फंक्शन इन्वोक होगा, उसकी आउटपुट आएगी, आपका वो फंक्शन की बॉडी पूरी एग्जीक्यूट होगी, टर्मिनल में वो आउटपुट आएगी, फिर आपका वापस वो इधर आएगा, सेकंड फंक्शन को इन्वोक करेगा, इस तरह लाइन बाय लाइन आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये वो आपको बताना चाह रहा है कि जो कोड आपका पहले लिखा होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो बाद में लिखा होगा वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो हमारी जो पाइथन के अंदर एक इंस्ट्रक्शन होती है वो एग्जीक्यूट होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। ये एक जनरल प्रिंसिपल है पाइथन के अंदर एग्जीक्यूशन का। उसके बाद यहाँ पे एक चीज उन्होंने बताई हुई है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये देख लें इसको। जिस तरह हमने दो आर्गुमेंट के दरमियान में मैंने आपको बताया था कि दो आर्गुमेंट के दरमियान में ऑटोमेटिकली स्पेस लग जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे दो प्रिंट के हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं लाइन बाय लाइन, तो इस केस में क्या हो रहा है ये आप देखें। मैंने प्रिंट में लिखा, इन्होंने एक पोएम लिखी हुई है, ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे मैसेज लिख सकते हैं। सेकेंड लाइन में एक मैसेज लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखिएगा कि मेरा पहली लाइन का मैसेज फर्स्ट लाइन में यहाँ पे प्रिंट हुआ, सेकेंड लाइन का मैसेज ऑटोमेटिकली सेकेंड लाइन में आ गया। नॉर्मली सी, सी प्लस प्लस, जावा के अंदर हमें
न्यू लाइन क्रिएट करनी पड़ती है, ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में नहीं आता। जबकि पाइथन के अंदर ये प्रिंट का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि जब भी एक प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट होता है वो नई लाइन में होता है। वो कैसे होता है कि जो लास्ट प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट होता है ना, इन्वोक होता है, तो वो एक न्यू लाइन क्रिएट कर जाता है, तो फिर अगला आने वाला एक नई लाइन से स्टार्ट होता है। ये बिहेवियर को अभी मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन एक और इन्वोक करता हूँ और वो एम्प्टी करता हूँ, कुछ भी नहीं लिखता उसमें। तो अब आप देखिएगा कि जिस तरह हमारा दो लाइनें आ रही थी, अब यहाँ पे आपकी एक लाइन प्रिंट हुई, उसके बाद एक लाइन का गैप आ गया, जो ये एम्प्टी लाइन हमने प्रिंट की। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन इन्वोक हुआ इसने एक एम्प्टी यहाँ पे लाइन कैरेक्टर प्रिंट कर दिया है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ वो क्या चीज होती है। और फिर उसके बाद आपका लास्ट आ गई। तो यहाँ पे इसने क्या किया, बेसिकली एंड ऑफ लाइन पे एक न्यू लाइन कैरेक्टर जो है वो प्रिंट कर दिया, जो कि इनविजिबल है। शायद आपको पता हो कि हमारे कीबोर्ड में काफी कीज तो विजिबल होती हैं, लेकिन बहुत सारी कीज जो है वो इनविजिबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं जब कोई मैसेज लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप लिख लें या यहाँ पे लिख लें, फॉर एग्जांपल दिस इज अ मैसेज, ठीक है। अब मैं जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूँ, एंटर की प्रेस होने पे कोई करेक्टर नहीं विजिबल हो रहा, लेकिन मेरा कर्सर क्या हो रहा है, एक न्यू लाइन में जा रहा है, ठीक है। एक नई लाइन क्रिएट होती है, जबकि मैं बैक स्पेस पे वो लाइन डिलीट हो जाती है। ये तो दो एग्जांपल हो गए। उसके बाद स्पेस की भी कोई विजिबिलिटी नहीं है अनटिल अनलेस जब वो दो करेक्टर के दरमियान में आएगा तो फिर हमें पता चल जाएगा, अदरवाइज वो इस तरह से आइडेंटिफाइबल नहीं है। और भी इस तरह से बेशुमार स्पेशल करेक्टर है जिनके बैक एंड में कुछ मीनिंग होते हैं, लेकिन वो उनके कोई फ्रंट एंड पे करेक्टर डिस्प्ले नहीं होता। तो एंटर पे क्या होता है हमारा, बेसिकली एंटर को बोलते हैं कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न मीन कि आपका दो काम हो रहे होते हैं, न्यू लाइन एंड कैरी रिटर्न। ये दो कॉन्सेप्ट है बेसिकली। एंटर की प्रेस करने पे ये दोनों काम हो रहे होते हैं, यानी यहाँ पे मैं जब एंटर की प्रेस करता हूँ तो दो काम हो रहे होते हैं, एक न्यू लाइन क्रिएट हो रही होती है और कैरेज भी रिटर्न हो रहा होता है। न्यू लाइन मीन कि पहले हम लाइन नंबर 5 पे थे, देखें जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो हम लाइन नंबर 6 पे आ गए, तो ये आपकी क्या हुई, न्यू लाइन। तो न्यू लाइन करेक्टर जो है वो आपका यहाँ पे लग गया, जिसको हम आगे चल के लिखेंगे बैक स्लैश एन से रिप्रेजेंट करते हैं, बैक स्लैश एन। अभी मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो वो न्यू लाइन करेक्ट। दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक और इफेक्ट भी हो रहा है कि हमारा कैरेज रिटर्न हो रहा है, मींस के जो ये कर्सर है वो बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द लाइन पे जा रहा है ऑटोमेटिकली। तो एंटर की प्रेस करने पे दो काम हो रहे होते हैं, लाइन भी नई क्रिएट हो रही होती है और कैरेज भी रिटर्न हो रहा होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एंटर की प्रेस करते हैं तो इस तरह भी हो सकता था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है, अगर इस तरह कर्सर आ जाता तो ये सिर्फ एक न्यू लाइन क्रिएट हो रही है, कैरेज नहीं रिटर्न हो रहा। ये बेसिकली टाइपराइटर के दौर के कॉन्सेप्ट है जो अभी भी हमारी राइटिंग के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो अगर आप इसको बैक करेंगे तो आपका कैरेज रिटर्न बैक पे चला जाएगा। तो न्यू लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, बैक स्लैश एन। अब विंडोज के अंदर क्या होता है कि अगर आप न्यू लाइन क्रिएट करते हैं तो कैरेज ऑटोमेटिकली रिटर्न होता है। कोई भी आप विंडोज में नोटपैड में एडिटर में कहीं पे भी एंटर की प्रेस करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली न्यू लाइन भी होती है, यानी कैरी रिटर्न करेंगे तो न्यू लाइन भी होगी, अगर न्यू लाइन करेंगे तो कैरेज भी रिटर्न होगा। ये विंडोज में रूल है, ठीक है। लिनक्स में ऐसा नहीं है, लेकिन विंडोज के अंदर इस तरह होता है कि दोनों चीजें साथ साथ चल रही होती है बाय डिफॉल्ट। तो इस वजह से हम पाइथन के अंदर जब बैक स्लैश एन करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक नई लाइन क्रिएट हो जाएगी। अब ये बेसिकली इसके बैक एंड पे करेक्टर होते हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे होते, ठीक है। वो करेक्टर उनका कोड भी होता है, ठीक है। आपका 10 और 13 कोड है, वो भी आपके स्कोप से बाहर है चीजें। तो मेन चीज आप ये देख लें कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैंने यही काम करना था, इसी तरह दो लाइनों में ये कोड लिखना था, तो मैंने इस तरह लिख दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं एक ही प्रिंट फंक्शन यूज करूं और मेरा ये वाला मैसेज एक लाइन में आए और दूसरा वाला मैसेज मेरा दूसरी लाइन में आए।
मीन्स ये है कि ये मैसेज भी इसी का पार्ट है, इस तरह। तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं इस तरह इसको रन करूं तो अभी तो ये पूरा मैसेज मेरा एक लाइन में आ गया। मैं चाहता हूं नहीं, यहां से मेरा मैसेज ब्रेक हो इस पॉइंट से, और इधर से ब्रेक होके वो न्यू लाइन में बन जाए। तो मुझे यहाँ पे फिर वो स्पेशल कैरेक्टर इनपुट देना पड़ेगा। और वो स्पेशल कैरेक्टर क्या है? वो स्पेशल कैरेक्टर बेसिकली एन है, और उसके साथ हमें पहले बैक स्लैश देनी पड़ेगी, क्योंकि बैक स्लैश बेसिकली यानी कोई भी स्ट्रिंग के अंदर जब हमने स्पेशल कैरेक्टर देना है इफेक्ट के तौर पे, मतलब नॉर्मली तो हम कोई भी मैसेज लिख रहे हैं, लेकिन बैक स्लैश कंसिडर किया जाता है एस्केप कैरेक्टर। एस्केप कैरेक्टर का मतलब यह है कि अब इसके बाद आप जो इमीडिएट कैरेक्टर देंगे वो उसका वो नॉर्मल कैरेक्टर नहीं होगा, बल्कि उसका कोई बैकएंड पे कोई मकसद है, यानी वो कोई यानी काम करेगा, वो नॉर्मल हमारा मैसेज नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली मकसद होता है बैक स्लैश का, एस्केप कैरेक्टर का। तो हम पहले देंगे बैक स्लैश। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे बैक स्लैश आ गया। ये हमारे पास कीवर्ड है एस्केप कैरेक्टर का, और उसके बाद फिर हम अपना कैरेक्टर देंगे, और एन का मतलब है न्यू लाइन। तो बैक स्लैश एन का मतलब हो जाएगा कि एक नई लाइन। यहाँ पे मुख्तलिफ आगे हमारे पास जो है वो हम करेक्टर दे सकते हैं, यानी मुख्तलिफ चीजें यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। वो देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम बैक स्लैश एन देते हैं। आप देखें इसकी आउटपुट क्या होती है। तो आप देखें आपकी एक लाइन प्रिंट हुई यहाँ तक। उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली बैक स्लैश मीन एस्केप, एन मीन न्यू लाइन, यानी न्यू लाइन आपकी क्रिएट हो गई। और मीन्स कि आपका जो कैरीज रिटर्न और लाइन फील्ड ऑटोमेटिकली लग गई, और आपका नेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट मैसेज आ गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप, ये आपका न्यू लाइन हो गया, और आप यहाँ पे कैरीज रिटर्न भी कर देते। कैरीज रिटर्न का होता है आपका बैक स्लैश आर, मतलब न्यू लाइन और कैरीज रिटर्न दोनों मेंशन कर देते हैं, तब भी वो देखे सेम बिहेवियर है। क्यों? मैंने आपको बताया कि आपका जो विंडोज में बिहेवियर है वो ये है कि आपका अगर न्यू लाइन हो तो वो कैरीज ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देता है। इसी तरह अगर आप सिंपली बैक स्लैश आर करते हैं कैरी रिटर्न, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है। इसमें क्या हो रहा है? बेसिकली आपका एक मैसेज प्रिंट हुआ है ये, और उसी पे उसने वापस दोबारा से कैरी रिटर्न कर दिया, और आपका ओवरराइट हो गया मैसेज। यहाँ तक पुराना मैसेज के ऊपर ओवरराइट हो गया, और लास्ट में ये दो वर्ड जो है वो आ गए, ये वाले, क्योंकि आपने सेम लाइन के ऊपर कैरी रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यानी आप अगर सिंपली बैक स्लैश एन करेंगे तो उसमें कैरीड भी रिटर्न हो जाएगा, न्यू लाइन भी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिंपली जब कैरी रिटर्न करेंगे तो आपका जो मैसेज है वो ओवरराइट हो रहा है। जी, मोहम्मद उस्मान ने हैंड रेस किया। अगर आपका कोई रेलिवेंट क्वेश्चन है तो आप चैट पे पूछ सकते हैं सेशन में। आफ्टर इस सेशन अगर आपने पूछना है तो वो मैं आपको मौका दूंगा, आपको अनम्यूट कर दूंगा। आज का सेशन वैसे भी बस ओवर होने वाला है। अ, मेरे पास इस वक्त ना असल में कोई मुझे बता सकता है अभी टाइम क्या हुआ है? क्योंकि सिस्टम में टाइम विजिबल नहीं है। या हम यहाँ पे टाइम देख लेते हैं। 5 मिनट्स रह गए बस, ठीक है, इसको हम एंड करते हैं। तो ये तो था आपका कैरी टर्न और न्यू लाइन का। एस्केप करैक्टर का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इस तरह यहाँ पे एक और चीज आ गई जो कि एक क्वेश्चन भी बनता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपके मैसेज के अंदर बैक स्लैश आ रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐसा मैसेज है जो कि आपने बैक स्लैश प्रिंट ही करना था, यानी आप चाहते हैं कि ये जो केम है इस तरह, ये इसी तरह प्रिंट हो जाए एग्जैक्टली exactly। यानी बैक स्लैश भी टेक्स्ट का ही पार्ट हो, तो फिर आपको बेसिकली एक बैक स्लैश जो होगा वो आपका एस्केप कैरेक्टर होगा,
उसके बाद आप जो दूसरा बैक स्लैश देंगे वो कंसीडर होगा एक्चुअल आपका टेक्स्ट। तो फिर यहाँ पे आपका ये सिंपली जो है ये एक बैक स्लैश प्रिंट हो जाएगा और आपके पास आउटपुट आ जाएगी इस तरह। ठीक है, तो आप सिंपली अगर आपने बैक स्लैश प्रिंट करना हो तो वो आप इस तरह प्रिंट कर सकते हैं, यानी एक बैक स्लैश एस्केप करैक्टर देके आगे उसके दूसरा बैक स्लैश एन भी क्लियर हो गया, बैक स्लैश आर भी क्लियर हो गया। ठीक है, न्यू लाइन, कैरी रिटर्न, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। ठीक है, ये बैक स्लैश अगर आपने प्रिंट करना हो, ये सारा एस्केप करैक्टर का कॉन्सेप्ट ये सारा आपको प्रिंट हो गया। उसके बाद मल्टीपल आर्गुमेंट मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, आप प्रिंट कर सकते हैं एक से ज्यादा, ये चीजें क्लियर हो गई हैं। और आर्गुमेंट की पोजीशन वैलिड होती है, जिस तरह आप यानी पोजीशन देंगे उसी तरह वो प्रिंट होगा। मतलब आपने अगर माई नेम इज पहले दिया है और पाइथन बाद में दिया है तो वो उसी तरह प्रिंट होगा। अब यहाँ पे देखें, इस कोड के अंदर दो प्रिंट के फंक्शन हम इन्वोक करते हैं। जब पहला फंक्शन इन्वोक होता है उसके दो आर्गुमेंट है, उसके दो आर्गुमेंट के दरमियान में यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने स्पेस लगा दी और सेकंड फंक्शन जो हमने इन्वोक किया वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में प्रिंट किया, क्योंकि इसके एंड पे एक न्यू लाइन का करैक्टर ऑटोमेटिकली लग जाता है। ये है डिफॉल्ट बिहेवियर, लेकिन हम इस बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं? वो हमारे पास ऑप्शन है आर्गुमेंट की, कीवर्ड आर्गुमेंट, यानी कि हम प्रिंट फंक्शन के बेसिकली ये आगे फ्यूचर में किसी भी फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा जो वो फंक्शन रेलिवेंट आर्गुमेंट लेता हो। मतलब कि आपका जो प्रिंट का फंक्शन है ये आर्गुमेंट लेता है, एंडिंग आर्गुमेंट, यानी कि इस तरह अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई आगे एक्स वाई जी फंक्शन है उसके कोई और आर्गुमेंट हो सकते हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल। तो प्रिंट का फंक्शन का एक आर्गुमेंट है हमारे पास एंड का। ठीक है, ये आर्गुमेंट क्या करता है, जो एंडिंग बिहेवियर है उसको मॉडिफाई कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इसको देखते हैं। अभी आपको पता है बाय डिफॉल्ट अगर मैंने यहाँ पे ये आर्गुमेंट नहीं पास किया और ऐसे दिया है तो हमारा एंडिंग बिहेवियर क्या है कि माय नेम इज पाइथन मोंटी पाइथन। ठीक है, तो मोंटी पाइथन जो है वो हमारा न्यू लाइन में प्रिंट हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, कोमा लगाता हूँ, आर्गुमेंट देता हूँ एंड का। ठीक है, और यहाँ पे उस आर्गुमेंट की वैल्यू पास करता हूँ। वैल्यू में क्या पास करता हूँ कि एंडिंग आर्गुमेंट का डिफॉल्ट बिहेवियर इस वक्त क्या था हमारे पास, बैक स्लैश एन, ये तो डिफॉल्ट था। ठीक है ना, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ लेट्स से स्पेस। तो अब क्या होगा अब जो मेरे पास ये नेक्स्ट लाइन है ये न्यू लाइन में आने की बजाय, यानी जो ये मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहा हूँ वो उसके आगे एक स्पेस के बाद आ गया, क्योंकि मैंने एंडिंग बिहेवियर चेंज कर दिया इस फंक्शन का। अगर फॉर एग्जांपल मैं एंडिंग बिहेवियर में यहाँ पे मैं स्टैरिक डाल देता हूँ तो अब आपका जो है वो एंड पे स्टैरिक्स आ जाएंगे, जो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह आप आउटपुट को एडजस्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सेम इसी तरह आप सेपरेटर के आर्गुमेंट का बिहेवियर भी चेंज कर सकते हैं। मतलब ये तो हो गया ना एंडिंग आर्गुमेंट, और सेपरेटर का बिहेवियर SEP कोमा, और यहाँ पे सेपरेटर आपको पता है बाय डिफॉल्ट उसमें स्पेस होती है, मैं मॉडिफाई करके डैश डाल देता हूँ। तो अब आपके सेपरेटर के दरमियान में स्पेस नहीं आएगी बल्कि क्या आएगी, डैश आएगी। देखिए माय नेम इज डैश पाइथन, एंडिंग आर्गुमेंट स्टैरिक्स और फिर मोंटी पाइथन। तो आपने इस फंक्शन का दोनों चीजें मॉडिफाई कर ली। फॉर एग्जांपल मैं सेपरेटर में भी ये मल्टीपल डैश दे देता हूँ, तो अब वो मल्टीपल डैश जो है वो प्रिंट होंगी। तो इस तरह आप किसी भी फंक्शन का एंडिंग और सेपरेटर आर्गुमेंट का डिफॉल्ट बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। इवन चाहे तो खत्म भी कर सकते हैं, यानी बिल्कुल इसको ऐसे दे दें तो इसका मतलब है एम्प्टी, तो ये खत्म है। और एक और चीज भी होती है बैक स्लैश जीरो, बैक स्लैश जीरो को भी एम्प्टी कंसिडर किया जाता है या नल, के इसमें कुछ भी नहीं है। तो दोनों का एक मतलब है, खाली इन्वर्टेड कॉर्ड्स भी दे दे इस तरह भी दे दे, तो अब आपका कोई गैप नहीं आएगा कहीं पे भी। ये देखें ना न्यू लाइन क्रिएट हो रही है ना कोई आर्गुमेंट के दरमियान में कोई गैप आ रहा है। तो और अगर आप चाहें बैक स्लैश एन देना
तो बैकस्लैश n दे दें तो आपका आर्गुमेंट के दरमियान में भी एक नई लाइन क्रिएट हो जाएगी और एंडिंग में भी एक नई लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन किया है हमाद ने, अगर पूरी स्ट्रिंग में सेंटेंस हो तो सारे वर्ड्स में सेपरेट कैसे करेंगे? नहीं, वो एक डिफरेंट चीज है। वो आपका बेसिकली हम जो हमारा लिस्ट है ना, उसके आगे मेथड्स हैं जिनसे आप उसको कवर कर सकते हैं। वो एक आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, वो डिफरेंट चीज है। बेसिकली वो हम स्ट्रिंग को डिवाइड करेंगे। स्ट्रिंग के बेसिकली मैनिपुलेशन के मेथड्स हैं। स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं, वो स्ट्रिंग को डिवाइड भी कर सकते हैं, वो और चीजें। अभी बेसिकली मैं आपको सिर्फ विजुअलाइजेशन के हवाले से चेंजिंग बता रहा हूँ। एक्चुअल देखें डाटा में कोई चेंज नहीं आ रहा। यहाँ पे शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारा डाटा चेंज हो रहा है। नहीं, डाटा वही है जो हमने इनपुट दिया हुआ है, सिर्फ उसकी विजुअलाइजेशन हम चेंज कर रहे हैं। जो आपका क्वेश्चन है वो है कि आप डाटा को मॉडिफाई कर देंगे, यानी डाटा में से आप फैच करना चाह रहे हैं कि जो ये वर्ड्स हैं अलग-अलग वेरिएबल्स में या अलग-अलग हो जाए। वो आगे चल के हम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर ये सारी चीजें करेंगे जब स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन करेंगे। वो फिर हम डाटा के ऊपर मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। तो आज यहाँ तक ही रखते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने आज थोड़ा स्लो ही रखा है। नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे इसको कवर कर लें। और मैं टाइम से ही पूरे 3 बजे क्लास स्टार्ट कर दूंगा। और हम जो है पाइथन की ये जो डाटा टाइप्स है यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक आज के कुछ सेशन में से अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मोहम्मद उस्मान, आपको मैंने अनम्यूट किया है, आपने हैंड रेज किया हुआ है। और अगर किसी और स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछना है माइक पे तो वो काइंडली हैंड रेज करे, अदरवाइज चैट पे आप पूछ सकते हैं। सर जी, जी, सर जी ये कंप्यूटर में कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है इधर प्रैक्टिस करने के लिए? ये है VS कोड, माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कोड, और फिर python.org। अगर आप ओरिएंटेशन सेशन और सेशन 1 और 2 को देखें तो उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया इसको किस तरह सेटअप करना है। ठीक है सर जी, ओके। अच्छा जी, और बाकी मेरा ख्याल है क्लियर है। अगर स्टिल किसी को ग्रुप का अभी भी इशू है या कोर्स के इनरोलमेंट के हवाले से इशू है तो वो पूछ सकता है मेरे से क्वेश्चन, यानी ईमेल में दे देता हूँ। आप ईमेल पे मेरे से राब्ता कर ले अगर कोर्स के इनरोलमेंट या ग्रुप के इनरोलमेंट के हवाले से स्टिल इशू है। ठीक है जी, यहाँ पे फिर मैं आज का सेशन कंक्लूड करता हूँ। अल्लाह हाफिज जी। नेक्स्ट सेशन थर्सडे को मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू वेरी मच।